गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हमारा टॉपिक है ओशनिक रिसोर्सेज। इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो ओशंस हैं वहाँ कौन कौन से संसाधन मिलते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि किस प्रकार हमारे अर्थ पर 71% वाटर है और रेस्ट जो 29% है वो लैंड मास है और किस तरह उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देखिए, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और बहुत सारे वाटर बॉडीज़, छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ इस अर्थ सरफेस पर हैं और सभी में लैंड सरफेस की भांति ही विभिन्न प्रकार के संसाधन मिलते हैं। इस चैप्टर में हम उन्हीं संसाधनों का बात करेंगे कि किस प्रकार के संसाधन वाटर बॉडीज़ जो हैं यानी ओशंस एंड जो अदर सी हैं वो हमें देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो धरती है वो बहुत विविधता वाली है और इसके ज़्यादातर हिस्से पर यानी 71% हिस्से पर जल है जो धरती की भांति ही विभिन्न प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है। इसमें जल, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, विभिन्न प्रकार के अन्य खनिज जिसमें लौह अयस्क, लौह धातु, अलोह धातु मौजूद हैं और ये सभी संसाधन जो हैं मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। हम जानते हैं कि हमारी धरती पर जो साधन हैं वो सीमित हैं और आवश्यकताएं जो हैं असीमित हैं, जिसके कारण हमेशा दोनों के बीच में संघर्ष बना रहता है। तो जैसे जैसे मानवीय कौशल बढ़ता जा रहा है, मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हम नई नवीनतम विधियों द्वारा महासागरों में मिलने वाले जो हमारे संसाधन हैं उनका भी दोहन कर रहे हैं। महासागर धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल संसाधनों की दृष्टि से बल्कि यहाँ पर जीवन को बचाए रखने, जीवन को चलाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि महासागरों के कारण हमारे धरती पर मौसम और जलवायु के जो तत्व हैं वो प्रभावित होते हैं और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के संसाधन महासागर हमें अपने विकास के लिए देते हैं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, धरती पे पीने योग्य पानी की कमी होती जा रही है, तो मानव ने अपने तकनीकी ज्ञान के कौशल से, अपने तकनीक से ऐसे तरीके डिवाइस किए हैं जिससे सब महासागरों का नमकीन पानी भी पीने योग्य बना दिया जाता है। तो आप देखेंगे आने वाले समय में पीने के पानी का भी एक महासागर प्रमुख स्रोत होंगे, क्योंकि धरती के ऊपर जो अन्य स्रोत हैं वो धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण श्रिंक होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो महासागर हैं वो किस देश के हैं, किस पे उनका नियंत्रण है, कौन सा संसाधन हमारे लिए है, कौन सा संसाधन विश्व के अन्य देशों के लिए है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ सी पार्ट 3 1982 में बनाया, जिसके अंतर्गत किसी भी जगह के जो संसाधन हैं वो विश्व के विभिन्न देशों के बीच में बांटे गए और इसके अंतर्गत जलीय भाग को मूल रूप से इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कंजर्वेटिव एरिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सी के रूप में क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले है इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर ये किसी भी देश का वो हिस्सा होता है जो एक एप्रोप्रिएट आधार रेखा से अंदर की तरफ होता है। इसमें देश का पूरा क्षेत्राधिकार होता है, जो संसाधन मिलते हैं उस पे उसी देश का पूर्ण अधिकार होता है। मूल रूप से आंतरिक जो जल है वो हमारी तट रेखा के कटे फटे होने के कारण बनता है और जब हम एक सीधी रेखा जिसको हम आधार रेखा कहते हैं उसको खींचते हैं तो जो जलीय भाग से लगा हुआ जल है, जो स्थलीय क्षेत्रों के पास वाला क्षेत्र है, उसको हम इंटरनल वाटर कहते हैं। वहीं इससे आगे ओशन वर्ड जब हम चलते हैं तो एक क्षेत्र आता है जिसको हम टेरिटोरियल सी कहते हैं। ये 12 नॉटिकल माइल्स का एक क्षेत्र होता है। इस पर भी देश के संसाधनों का पूरा अधिकार होता है। दोहन के लिए कोई भी देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक नई नापने की इकाई आपके सामने आई है, नॉटिकल माइल्स।
एक नॉटिकल माइल्स जो होते हैं वो 1.8 किलोमीटर्स की होती है। तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। तो आप इस तरह यदि 12 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें तो आप किलोमीटर्स में भी वो एरिया डिनोट कर सकते हैं जहां तक किसी भी देश की टेरिटोरियल सी होता है। इसके यदि आगे हम देखें तो कंसेक्यूटिव एरिया यानी सतत क्षेत्र और होता है। टेरिटोरियल सी के आगे फर्दर 12 नॉटिकल माइल्स का ये क्षेत्र होता है जिसमें उसी देश के नियम जो हैं वो लागू होते हैं जो जिसके क्षेत्र में वो आता है। दूसरे देश के जहाज अनुमति लेने के बाद इसके पानी से जा सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्षेत्र निकल के आता है, टेरिटोरियल सी के 12 नॉटिकल माइल्स, कंसेक्यूटिव सी के 12 नॉटिकल माइल्स के बाद 200 नॉटिकल माइल्स का एक क्षेत्र आता है जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ सी के अंतर्गत वो क्षेत्र है जिसमें किसी भी देश को संसाधन निकालने का, वहाँ रिसर्च करने का, उनका प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार दिया होता है। हम जानते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी गहरा होता है और समुद्र तली पर जो संसाधन मिलते हैं हर देश के पास तकनीक का ज्ञान भी नहीं है कि वो उस संसाधनों को निकाल पाए। तो यूएन ने विश्व में कुछ देशों को ये अधिकार दिए हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक क्षेत्र का, जिसमें वो अपने संसाधनों को निकाल पाए और उनका आर्थिक विकास के लिए प्रयोग कर पाए। और भारत भी एक ऐसा देश है जिसके पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के राइट्स हैं। इसके बाद वाला क्षेत्र आता है जिसको हम हाई सी कहते हैं। ये हाई सी वो होता है जो इंटरनेशनल वाटर होता है जिसमें सभी देशों को जाने का समान अधिकार होता है, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह आपके सामने डायग्राम में भी दिखाया है इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, कंटिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सी। ये मूल रूप से वो क्षेत्र हैं जो हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी के तहत 1982 से मानते हैं और आज समुद्रों में मिलने वाले संसाधन जो हैं इन्हीं क्षेत्रों में विभाजित और नियंत्रित किए जाते हैं। अब यदि हम संसाधनों की बात करें कि महासागरों में कौन कौन से संसाधन मिलते हैं, तो हम जानते हैं कि महासागरों में ऐसे अनेक प्रकार के संसाधन मिलते हैं जो मानव अपने विकास के लिए प्रयोग कर सकता है। मूल रूप से इन्हें हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहले वर्ग में वो खाद्य संसाधन आते हैं जिनको खाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरे वर्ग में जो नमक सहित अन्य जो संसाधन आते हैं वो आते हैं जो अखाद्य होते हैं, जिनको हम खाते नहीं हैं। तीसरे में बहुत सारे ऊर्जा संसाधन आते हैं जिसमें पेट्रोलियम है, जिनका हम अपनी ऊर्जा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसी तरह चौथे वर्ग में हम उन संसाधनों को रखते हैं जिनका विकास अभी उतना नहीं हुआ है लेकिन वो भविष्य के संसाधन हैं, ऊर्जा बनाने में भविष्य में हमारे काम आ सकते हैं, जिसमें ज्वार भाटे से उत्पन्न जो लहरें हैं वो या सामान्य लहरें हैं उनके द्वारा बनाई गई ऊर्जा को हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह महासागरों में जो संसाधन मिलते हैं मूल रूप से 3 हिस्सों में विभाजित किए जाते हैं: जैविक संसाधन, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन। जैविक संसाधन खाद्य अखाद्य हो सकते हैं, खनिज संसाधनों में धात्विक अधात्विक हो सकते हैं और ऊर्जा में परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन, 2 प्रकार के ऊर्जा संसाधन महासागरों में मिलते हैं। आगे यदि देखें तो जैसा हम जानते हैं कि धरती पर तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने के कारण संसाधनों की कमी रहती है। हमारे यहाँ पर आवश्यकताएं असीमित हैं जबकि संसाधन सीमित हैं। तो हमारे संसाधन जो हैं धरती पर वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। महाद्वीपों पे वो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें मानव को वो कम पड़ रहे हैं। इसके कारण ऐसा कहा जाता है कि महासागर जो हैं वो भविष्य में धरती पर रहने वाली जनसंख्या के लिए संसाधनों की मांग को पूरा करेंगे। आज मानव अधिक से अधिक संसाधनों के लिए महासागरों की तरफ देख रहा है, जिससे महासागरों का तीव्र गति से दोहन हो रहा है। और हम जानते हैं कि महासागरों में जो विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, जिसमें मछलियां एक सबसे बड़ा संसाधन है, आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अहम हिस्सा रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मछलियां, जो मत्स्य संसाधन है या अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं जो महासागरों में मिलते हैं।
आप जानते हैं कि महासागरों में या नदियों में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। कुछ साफ पानी की होती हैं जो नमक रहित होता है, और कुछ खारे पानी की मछलियाँ होती हैं। विश्व में दोनों ही प्रकार की मछलियों की काफ़ी डिमांड होती है। मूल रूप से मछलियाँ उन क्षेत्रों में मिलती हैं जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलती हैं, प्लैंकटॉन्स अधिक मिलते हैं, तापमान और लवणता नियंत्रित होती है, जल जो है साफ होता है और ज़्यादातर शांत रहता है। तो इन क्षेत्रों में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मछलियाँ पकड़ने का जो मूल उद्देश्य है वो दो उद्देश्य होते हैं। कुछ क्षेत्रों में जहाँ तकनीकी विकास कम हुआ है, वहाँ पर जीवन यापन के लिए मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। बहुत सारे आदिवासी इलाकों में मछुआरे जीवन यापन के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं। वहीं जिन क्षेत्रों में व्यापार के लिए मछलियाँ पकड़ी जाती है, जहाँ तकनीकी विकास अच्छा है, वहाँ पे व्यापारिक उद्देश्य से भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है वो प्राचीन काल से नियंत्रित तरीके से किया जाता रहा है, और प्रकृति ने बहुत सारे अवरोध दिए थे जिसे मानव ने अपनी टेक्नोलॉजी से पूरा कर दिया है। और आज यदि देखें तो भारत में या विश्व के अन्य क्षेत्रों में काफ़ी बड़े पैमाने पे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। जीवन यापन के लिए जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो उन क्षेत्रों में पकड़ी जाती हैं जहाँ पर तकनीकी विकास नहीं है, समाज अभी भी कम पढ़ा लिखा है और व्यापारिक उद्देश्य को नहीं करता है, व्यापारिक उद्देश्य के लिए मछलियाँ नहीं पकड़ता है। मछलियों को भोजन के अलावा यदि आप देखें, मछलियों से तेल बनाने के लिए, उनसे चमड़ा लेने के लिए, जो हमारे पशु हैं उनको खिलाने के लिए हम मछलियों का उत्पादन करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ है, जनसंख्या बढ़ी है, मछलियों की जो मत्स्य व्यवसाय है वो भी काफ़ी विकसित हुआ है। आज यदि हम देखें तो मूल रूप से मछलियाँ जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में काफ़ी बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती हैं, और इनके पकड़ने का जो मूल स्थान है वो स्थान है जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं। हम जानते हैं कि वैश्विक स्तर पे ये जो 4 क्षेत्र हैं, जिसमें उत्तरी प्रशांत महासागर तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी जो यूरोपियन क्षेत्र है वो, और जापान जो सागर है, यहाँ सभी जगह मछलियाँ पकड़ने की आदर्श दशाएं मिलती हैं। तो देखिए ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिल रही हैं। जॉर्ज बैंक, डागर बैंक या जापान के पास में, जापान में जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर व्यापक मछलियाँ मिलती हैं। ये आपके सामने एक फिश कैच दिखाया गया है कि कितनी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो जो रेड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, और कलर जैसे जैसे वाइटिश होता जा रहा है वहाँ मछलियों की संख्या कम पकड़ी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मछलियाँ जो हैं वैश्विक स्तर पे सभी जगह पकड़ी जाती हैं, लेकिन उनकी संख्या जो है कुछ खास क्षेत्रों में अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मछलियों के अलावा भी हम महासागरों से और विभिन्न तरह के शैवाल कृषि करते हैं, जिसको एक्वाकल्चर कहा जाता है, जिसमें बड़ी मात्रा में जो खाने योग्य पदार्थ हैं उनको उगाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारे खेतों पे भारी दबाव है। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जो हमारा भविष्य की खाद्य सुरक्षा है वो महासागरों पे ही निर्भर करेगी। आज भी हम अपनी आवश्यकता के लिए बड़ी मात्रा में महासागरों से मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे मछलियों के अलावा हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जिसको हम एक्वाकल्चर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह महासागरों के अंदर बाड़े लगाए जाते हैं, और इन इनक्लोज्ड क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पौधे और मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जो एक्वाकल्चर के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ये और क्लियर व्यू है, देख सकते हैं आप किस तरह इनक्लोज्ड जो नेट्स लगाए गए हैं। ये नेट जो हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें खाद्य सुरक्षा की तरफ ले जा सकते हैं। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी सुरक्षा के लिए हमें आने वाले समय में अपनी खाद्य सुरक्षा महासागरों से पूरा करना पड़ेगा। ये महासागरों के अलावा बहुत सारे ऐसे जो इनक्लोज्ड एरियाज़ हैं वहाँ भी की जाती हैं। आप भारत के संदर्भ में यदि देखें तो चिल्का झील में बड़ी मात्रा में एक्वाकल्चर किया जाता है, जिसमें पानी में ही सब कुछ उत्पन्न किया जाता है।
महासागरों का यदि और संसाधनों की बात करें तो महासागर जो हैं वो व्यापारिक मार्ग प्रोवाइड करते हैं। आज हम जानते हैं कि विश्व का जो 95% विदेशी व्यापार है वो महासागरों के माध्यम से ही होता है। हजारों टन सामान इधर से उधर आयात या निर्यात किया जाता है। इस क्रम में यदि हम देखें तो कुछ जो इम्पोर्टेंट मार्ग हैं जिसमें उत्तरी अटलांटिक मार्ग, केप ऑफ गुड होप मार्ग, स्वेज नहर, पनामा नहर या प्रशांत महासागरीय मार्ग कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और संसाधनों के रूप में जाने जाते हैं। ये आपके सामने उनका मार्किंग की गई है कि किस तरह से कौन सा जो क्षेत्र है जहां हम व्यापार करते हैं। ये जो लाइंस दिखाई गई हैं ये रूट्स हैं जो मूल रूप से जो हमारे वस्तुएं हैं जिनका हम आयात निर्यात करते हैं उनके प्रयोग में लाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्वेज नहर, पनामा नहर या केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है उत्तरी अटलांटिक का जो अमेरिका और यूरोप के बीच में जो मार्ग दिखाया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोर एरिया है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्वेज कैनाल है जो 1869 में खोदी गई, आप देख सकते हैं कि जो रेड लाइन वाला एरिया है, पहले हम इस तरह यदि किसी व्यक्ति को जहाज़ के माध्यम से लंदन से भारत आना होता था यानी मुंबई आना होता था तो बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करके आना पड़ता था, पूरा का पूरा अफ्रीका क्रॉस करके आना होता था। वर्तमान में स्वेज जो एरिया है वहाँ से स्वेज कैनाल से शॉर्टकट डिवाइस हो गया है जिसके कारण विदेशी व्यापार में भी काफ़ी सहयोग मिलता है और भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापार है वो काफ़ी बड़ा है। अब समय कम लगता है, ईंधन कम लगता है जिससे पैसे की बचत होती है और व्यापार लाभदायक होता है। इसी तरह पनामा कैनाल में भी यदि आप देखें तो यदि किसी को सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाना होता था तो पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका क्रॉस करके जाना पड़ता था, लेकिन पनामा कैनाल पनामा स्थूमस में खोदी गई जिससे अब सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने का रास्ता पहले से सिर्फ 25% ही रह गया है। तो इस तरह नहरें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं विदेशी व्यापार में और ये मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्री मार्ग के अलावा महासागरों में विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं। ये खनिज क्योंकि महासागरों के तली पे भी ज़मीन है, इस ज़मीन पे बहुत सारे प्रकार के खनिज जो अघुलनशील हैं वो नीचे मिलते हैं और बहुत सारे घुलनशील तत्व पानी में भी मिलते हैं। महासागरों में विभिन्न प्रकार के नमक मिलता है, इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अन्य जैसे कंपोनेंट हैं वो भी पानी में डिज़ोल्व मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि खनिजों में यदि हम बात करें तो मेटल एनर्जी रिसोर्सेज मिलते हैं। इसी तरह जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, बहुत सारे फ्यूल है जो हम ज़मीन के नीचे से पानी से निकालते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि क्लीन एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं हमारे ओशंस। यदि हम टाइडल एनर्जी या जो हम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का प्रयोग करें तो ओशंस के अंदर बड़ी मात्रा में ऊर्जा है जो हम अपने स्वास्थ्य विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि महासागरों में हम अघुलनशील जो हमारे संसाधन हैं उनकी बात करें तो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चूना आदि मिलते हैं। ये डिपॉजिट हो जाते हैं ओशनिक फ्लोर पर, जिनको हम बाद में पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स यानी ऐसी बॉल्स होती हैं, बहुत सारे मिनरल्स आपस में मिक्स होकर बॉल्स बन जाती हैं जिनको हम निकालते हैं। इसके अलावा तली से कई बार कोयला, पेट्रोलियम आदि भी निकाले जाते हैं। ये पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स जो है, भारत के पास टेक्नोलॉजी है इसको निकालने की और भारत काफ़ी अग्रणीय देशों में से एक देश है जो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स महासागरों की तली से निकालता है। आप यदि देखें तो एक शिप होती है जो अपने एक्सटेंशन से महासागरों की तली से बहुत सारे मिनरल को उठाती है। ये मिनरल्स इन बॉल्स के रूप में, ये जो आपके स्लाइड पे दिखाए गए हैं राइट हैंड साइड में, इन बॉल्स के रूप में महासागरों की तली पे पड़े होते हैं। इनको उठाते हैं और फिर इनको प्रोसेस करके हम यूज़ में लाते हैं। महासागरों में इन पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स के अलावा भी बहुत सारे ऊर्जा के संसाधन भी है। जैसा मैंने पीछे बताया कि कुछ क्षेत्रों में पेट्रोलियम, जैसे भारत में मुंबई हाई है, महासागर के अंदर स्थित है। इसी तरह कोयला बहुत सारे क्षेत्रों से निकाला जाता है।
इसके अलावा भी बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हमारे महासागर देते हैं, जिसमें टाइडल एनर्जी, ज्वार भाटे से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो, या ओशनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो एक तरीका है जिसको OTEC कहते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा का संसाधन है। मूल रूप से उन क्षेत्रों के लिए जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है और अधिक गर्मी पड़ने के कारण महासागरों का जो पानी है वो गर्म होता है, जिसको हम अपनी ऊर्जा बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। महासागरों का एक और महत्वपूर्ण योगदान जो है संसाधन के रूप में पर्यटन के विकास में होता है। हम जानते हैं कि मुंबई, कोलंबो, फुकेत, सिडनी, मेलबर्न या केप टाउन दुनिया के ऐसे बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं जो महासागरों के किनारे हैं, और यहाँ पर लाखों लोग पर्यटन के लिए आते हैं, जिनसे हजारों लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। तो इस तरह पर्यटन से जो विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं और व्यापार को बढ़ावा देते हैं। महासागरों का एक और संसाधन के रूप में प्रयोग इनकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, भू राजनीतिक विशेषता जो इनकी है, जिसके कारण ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे अगर हिंद महासागर में अमेरिका का एक सैन्य अड्डा देखें जिसको डिएगो गार्सिया कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह व्यापारिक उद्देश्य सिंगापुर या हवाई द्वीप अपनी अपनी राजनीतिक, भू राजनीतिक स्थिति के लिए, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के लिए वर्ल्ड ओवर रिनाउंड हैं। अब महासागरों में बहुत सारे तरह के संसाधन मिलते हैं, लेकिन इन संसाधनों पर आज वर्तमान परिदृश्य में बहुत सारे खतरे हैं। यदि हम इन खतरों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा खतरा है प्रदूषण का। हम बड़ी मात्रा में प्लास्टिक डंप करते जा रहे हैं। हमारे शहर जो हैं अपना कचरे को निपटाने के लिए महासागरों में डंप कर रहे हैं, जिसके कारण मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही रूप से संसाधनों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। साथ ही साथ महासागरों से जो तेल निकाला जाता है या तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसमें कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जिससे ऑयल स्पिल्स होती हैं जो महासागरों के संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा महासागरों के संसाधनों को एक खतरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन से भी है, जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत सारी मछलियाँ जो हैं हर सीज़न में मारी जाती हैं, और जिसके कारण उनकी संख्या कम होती जा रही है और उनकी गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन जो है वो भी एक महत्वपूर्ण खतरा है संसाधनों के लिए। डेजर्टिफिकेशन, एसिडिफिकेशन जैव विविधता के लिए एक ह्रास का कारण बन रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन के दौर में महासागरों के तापमान बढ़ने से वहाँ बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण एसिडिफिकेशन हो रहा है, और साथ ही साथ हमारे जो ओशंस हैं वो उतने प्रोडक्टिव नहीं रह गए हैं। हम हमेशा सुनते हैं कि कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल्स जो हमारे जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण आधार थे वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जिसका जलवायु परिवर्तन से एक सीधा संबंध है। आप देख सकते हैं बड़ी दयनीय स्थिति होती है। जैसे हम कचरा जब डंप करते हैं महासागरों में तो बहुत सारी व्हेल फिश के साथ आप देख सकते हैं कितना किस तरह का व्यवहार हुआ है, और उसी तरह छोटी छोटी मछलियाँ, बहुत सारे डंपिंग यार्ड्स बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं प्रशांत महासागर में, अटलांटिक ओशन में, जो गार्बेज डंप के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ पर महासागर की धाराएं और हवाओं के कारण बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो गया है, और ये कचरा जो है समुद्रों में मिलने वाले जीव जंतुओं पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। प्लास्टिक जो है सभी जगह पहुंच गई है, जिसके कारण जीव जंतुओं को बहुत ही खतरा है। तो इस तरह स्टूडेंट्स, इस सेशन में हमने महासागरों के विभिन्न क्षेत्रों की स्टडी की। हमने ये देखा कि महासागरों में किस प्रकार के संसाधन मिलते हैं, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि महासागरों के संसाधनों को क्या खतरा है। तो अब आपके सामने स्लाइड्स पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। आप सभी ने इनके क्लास देखने के बाद व्यवस्थित आंसर लिखने हैं, और आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी सुझाव हैं, आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं, या आप इस ईमेल आईडी के माध्यम से भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।